हेलो। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स जिसमें चल रहा था क्लास 8 की जियोग्राफी, जिसमें अभी है ये चैप्टर नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तंजानिया, जो कि है अफ्रीका में, एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्कों और सेम की उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उसका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों के बीच से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक वैज्ञानिक विधि से उसका प्रबंधन किया गया है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने के बहुत अंतर हैं। यह विभिन्नताएं भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे के भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। भूमि, यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। पृष्ठभूमि, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, हम थोड़े से प्रतिशत से भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पवनों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, जल मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जल है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विवरण के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट अतः या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि का व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज के सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपवर्तन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बहुत प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमन, उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयोग प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण पर पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों से और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं। खनिजों और जैव उत्पाद पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। भूस्खलन, भूस्खलन को सामान्यतः रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी से के साथ घटित होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन का एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक प्रमुख विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगपिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर का एक भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव के तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और ग्राम के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी ग्राम को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। नवीन न्यूनीकरण क्रियाविधि, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उनमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय प्रवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। ह्यूमन और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, यह है बालू, गाद, क्ले के साथ अपमृदा, ये है अपक्षयी चट्टानी पदार्थ और ये है जनक चट्टाने।
अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना। ये है मृदा जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चतम तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमन निर्माण की दर और को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमन निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिता की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शैल का स्वरूप और जन व वायविकीय कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का नवीनीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा अपवर्तन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृतीय भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाह से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फॉर्म, चौड़े समतल सोपाल अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपवर्तन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखीय के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। और रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों के शुष्क प्रदेशों पर पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये है वेदिका फॉर्म, ये है समोच्च रेखीय जुताई, ये है रक्षक मेखला। समोच्च रेखीय रोधिका, समोच्च रेखीय रोधिका, समोच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। चट्टान बांध, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। जल, जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकृत प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए हमें जल ग्रह कहना उपयुक्त इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागरीय सागर पृथ्वी की सतह से 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए प्रयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है, जिसका
इसका मतलब 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए प्रयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में तथा वायुमंडल के जलवाष्प में रूप में पाया जाता है। वर्ष क्या आप जानते हैं 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी और जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विभिन्नता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकृत वर्षण और वहां की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई के लिए भी करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि और उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विविध विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयोगी किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्या। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। यह क्षीण होता संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित या आंशिक रूप से संशोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषण है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुओं और कीटकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैविक नवीनीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पुनः बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा
टपकन विधि द्वारा उपयोगी होती हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्पी प्रदर्शन में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना के एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, ये एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये एक जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत में पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साही थी, यह बहुत खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि यह रेशम कीटों से प्राप्त किया गया है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधों के हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल और जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक सक्रिय क्षेत्र से ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित होती है और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, फलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखलाओं के रूप में कार्य करते हैं, भूगर्भ जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें जल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, जिनसे आप कुछ और जोड़ सकते हैं। अन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव के रूप में आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती हैं और परितंत्र के अपघट्य के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़िया हम अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीवों को खाने के कारण एक अपमार्जक है, जो और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में अनिवार्य है। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपयोग डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी के से किया जाता था, उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने के कारण मर गए थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने का प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता निर्भर करती है और विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इन प्रकार के क्षेत्रों में पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत
ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति से मॉस और लाइकेन संबंधित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कई अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों के वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदाएं और पौधों, जंतुओं और आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी सुरक्षित अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपवर्तन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन से भी में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारण हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकृत शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया गया है और इससे में से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैकबक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इसका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्य संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग कर दिया जाता है तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों को प्राकृतिक आवासों से उथल पुथल कर दी है। इसके अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी दिखाने, प्राकृतिक कैंपों में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों और निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारस और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडस्ट्रियल स्पीसीज, अनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों ने व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जैव मंडल निश्चयन यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े सुरक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के लिए संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। क्या आप जानते हैं CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 प्रजातियां और पौधों की 28,000 जातियां संरक्षित हो गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।